दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसमें हम आज ये 7वां लेक्चर ले रहे हैं इस चैप्टर में और पढ़ेंगे वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशंस ऑफ स्टेट। वांडर वाल ने हमें इस चैप्टर में हम वांडर वाल के 3 इक्वेशन तक पढ़ लिए। पहला डेविएशंस ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वह वांडर वाल ने दिए। दूसरा वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ने जा रहे हैं और एक पढ़ लिए हैं लेक्चर 4 में, लेक्चर 2 में ही पढ़े हैं वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है या फिर रियल गैस इक्वेशन क्या है। ये तीनों ही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफ़ी क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। जो भी बच्चे हो फर्स्ट पार्ट बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में हो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह क्या चैप्टर्स होता है और यह पॉइंट होता है। यह 2016 में मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी और मिथिला यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया और फिर 2020 में यह आने का पूरी के पूरी क्या संभावना है, क्योंकि हर एक 2 साल पर यूनिवर्सिटी रिपीटेड क्वेश्चन को ही क्या करती है, रिलीज करती है। इसीलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट इसी को कहते। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद समझेंगे। पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, ब्लू मार्क ले लेते हैं, ठीक। अब लिखिए, यहाँ से आंसर लिखना है, क्या करेंगे चालू कर देंगे। लिखेंगे फ्रॉम वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, फ्रॉम वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट से, ठीक है। वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम पढ़े हैं P प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर, ठीक है, आई इंटू वी माइनस बी बराबर आर। इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जानते हैं, पढ़ लिए हैं कि ए एंड बी क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर, ये सब पढ़ा दिए लेक्चर 2 में। अब यहाँ पे देखिए, लिखेंगे दिस इक्वेशन contain दो कांस्टेंट रखते हैं, पहला ए एंड और बी। यह ए और बी दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज वांडर वाल कांस्टेंट। क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट, यह वांडर वाल कांस्टेंट, दैट इज वांडर वाल कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज का साइन ऐसे भी देते हैं, ठीक है, वांडर वाल कांस्टेंट, वांडर वाल कांस्टेंट, वाल कांस्टेंट। दिस इज नॉट डायरेक्टली measured, and therefore not applicable for all gaseous substance, देखिए क्या कह रहा, दिस इक्वेशन कंटेन मीन्स बनाए रखना, 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट रखते हैं ए एंड बी, दैट इज वांडर वाल कांस्टेंट। यह क्या है, वांडर वाल कांस्टेंट है। यहाँ पे ये दैट इज का साइन है, ठीक है। यह स्टैंडर्ड जब आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जाइएगा, यह दैट इज का साइन इस प्रकार आपके सामने आता जाएगा, दैट इज वांडर वाल कांस्टेंट। दिस इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, इस दोनों को हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं, एंड देयरफॉर और इसीलिए नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस सब्सटेंस, इसीलिए यह जो इक्वेशन है यह सब के लिए लागू नहीं होता है। तो लागू नहीं होता है तो क्या, इसको लागू तो करना पड़ेगा। तो इसमें वांडर वाल ने क्या किया, फिर सुधार किया, जो फिर हम लिखते हैं सच इक्वेशन इज applicable for all gaseous substance when जब constant must be eliminated
to get new equation, to get new equation. अब क्या किया, देखिए यहाँ पे सच इक्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर ऑल गैसियस सबस्टेंस। सच इस प्रकार के इक्वेशन सभी गैस के लिए अप्लीकेबल होंगे, लागू होंगे, व्हेन जब कांस्टेंट मस्ट बी एलिमिनेटेड टू गेट सच इक्वेशन, टू गेट न्यू इक्वेशन। जब कांस्टेंट जो टर्म है ए और बी को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, टू गेट न्यू इक्वेशन, तो एक न्यू इक्वेशन ऑब्टेन होगा। फिर उसके बाद कहा वान डर वाल पर अगर आप चेंज कर देंगे, वान डर वाल एक्सप्रेस्ड प्रेशर, टेम्परेचर and volume of gas in the term of क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। सीधा लिख देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, Cp क्रिटिकल प्रेशर, Cv क्रिटिकल वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिटिकल प्रेशर हो गया रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। देखिए रिस्पेक्टिवली देखिए वान डर वाल एक्सप्रेस्ड व्याख्या किया, ठीक है। एक्सप्रेस मीन व्याख्या करना। प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस के प्रेशर दाब को, टेम्परेचर तापमान को, एंड वॉल्यूम आयतन को, इन द टर्म ऑफ Ct क्रिटिकल टेम्परेचर, यह पढ़ा दिया क्रिटिकल फेनोमेनन में जाके मिल जाएगा। Ct क्रिटिकल टेम्परेचर, Cp क्रिटिकल प्रेशर एंड Cv क्रिटिकल वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। क्रमशः क्या किया, इसको एक्सप्रेस्ड किया और एक न्यू इक्वेशन दिया। फिर से समझिए इक्वेशन को, क्या है, वान डर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट और लॉ ऑफ करस्पोंडिंग स्टेट, ठीक है। तो इसमें क्या किया कि पहले हम जानेंगे फ्रॉम वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। यह भी पढ़ा दिया कि P + A / V² × V - B बराबर क्या होता है, RT होता है। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया, लेकिन यह तो हम रियल गैस के लिए निकाले थे, तो उसमें भी हर एक, जैसे कि साइंस है, तो साइंस में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। यह आर्ट नहीं है कि एक बार लिख दिए वही रह जाएगा, यह साइंस है। इसमें जितना हमें समय मिलेगा उतना ज़्यादा परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। इसमें हर एक साइंटिस्ट, आपने कभी भी देखा होगा कि एक थ्योरी प्रतिपादन हुआ, कुछ आप दूसरे समय के बाद दीजिएगा, 2 साल 1 साल के बाद फिर देखिएगा, फिर उसके ऊपर एक नई थ्योरी आ गई है। यानी कि साइंस में हमेशा थ्योरी परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें ना तो थ्योरी कांस्टेंट रहता है और नहीं तो किसी का स्टेटमेंट कांस्टेंट रहता है। वह जितना प्रेक्षण करेगा, जितना लैबोरेटरी में वह क्या करेगा, उसको एक्सप्रेशन करेगा, व्याख्या करेगा, उतना ज़्यादा क्या होंगे, न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या होंगे, प्राप्त होते जाएंगे। इसीलिए जब वान डर वाल ने क्या किया, फिर इस पर और एक्सप्लेन किया, तो वान डर वाल ने कहा नहीं, यह इक्वेशन केवल रियल गैस के लिए है, सभी गैस के लिए यह क्या एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा नहीं, इस इक्वेशन को और बदलनी चाहिए हमें, और इस पर वर्क करनी चाहिए। तो इन्होंने वर्क किया और क्या किया, यह कॉन्स्टेंट जो टर्म इन्होंने दिया था 2, उसको इस कॉन्स्टेंट टर्म में एलिमिनेट कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। और उसके बाद क्या किया, एलिमिनेट करने के बाद इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के रूप में प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम को क्या क्या एक्सप्रेस किया। तो फिर से समझिए क्या है, दिस इक्वेशन कंटेन 2 कांस्टेंट, यह इक्वेशन 2 कांस्टेंट रखता है, ए और बी, दैट इज वान डर वाल कांस्टेंट। यह क्या है, वान डर वाल कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन यहाँ पे दे देंगे, दिस इक्वेशन दिस इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड। इसको ए और बी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली माप नहीं कर सकते, सीधा माप नहीं कर सकते। एंड और देयरफॉर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस सबस्टेंस, इसीलिए यह सभी पदार्थों के लिए क्या होता है, लागू नहीं होता है। सभी पदार्थों के लिए क्या होता है, लागू नहीं होता। व्हेन जब कांस्टेंट मस्ट बी एलिमिनेटेड, जब ऑल गैसेस सबस्टेंस नॉट एप्लीकेबल ऑल गैस, सच इक्वेशन
इक्वेशन इज अप्लीकेबल फॉर ऑल गैसियस सबस्टेंस व्हेन जब कांस्टेंट मस्ट बी एलिमिनेटेड। जब इस कांस्टेंट को ए और बी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तब इक्वेशन यह सभी गैस के लिए क्या होगा, लागू हो जाएगा। और फिर वान डर वाल ने वही किया, जब कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस को जब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में एक्सप्रेस किया तो यह इक्वेशन सभी गैस के लिए लागू होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट और वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। यह तो केवल स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट हर एक थ्योरी होती है उसकी स्टेटमेंट यहाँ कराई जाएगी सबसे पहले, तब उसका मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन कि क्या थ्योरी में कॉज था, कारण था जिसके कारण वान डर वाल ने इसको काट दिया। यह नहीं कि सीधा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाए और आप सीधा उसको रट कर एग्जाम में लिख दे। एग्जाम पास करना हर एक व्यक्ति के क्या होता है, वो कैपेसिटी होती है अपने आप जिस प्रकार, लेकिन जो एम है, व्यू है, उस टॉपिक को समझना, उस टॉपिक को डील करना। कोई अगर पूछ सकता है कि क्यों यह दूसरा अपना स्टेटमेंट बदल दिया, तो स्टेटमेंट बदला उसका कारण होगा, सीधा कोई स्टेटमेंट तो नहीं बदल सकता है। तो उस स्टेटमेंट बदलने का पीछे इसका यही कॉज था कि यह जो इक्वेशन था वान डर वाल P + A बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस V, यह सभी गैस के लिए लागू नहीं होता था, केवल और केवल रियल गैस के लिए लागू होता था। लेकिन वान डर वाल का कहना था कि मैं इसमें और सुधार करूंगा और वर्क करूंगा ताकि मेरा इक्वेशन सब गैस के लिए लागू हो। इसीलिए इन्होंने अपने इक्वेशन में ए और बी था जो वान डर वाल कांस्टेंट था उसको नेग्लेक्ट किया, एलिमिनेट कर दिया और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस को, यानी कि गैस के तापमान, दाब और आयतन को एक्सप्रेस किया और क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में क्या क्या एक्सप्रेस किया रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक है, अब फिर से समझिए आपको, यानी कि दिस इक्वेशन इज कंटेन टू कांस्टेंट। यह इक्वेशन दो कांस्टेंट रखता है, दैट इज वान डर वाल कांस्टेंट। वह वान डर वाल कांस्टेंट क्या कहलाता है, वान डर वाल कांस्टेंट कहलाता है। दिस इज नॉट डायरेक्टली मेजर्ड, इस ए और बी को डायरेक्टली नहीं माप सकता है, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। एंड और देयरफॉर, इसलिए नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल गैसियस सबस्टेंस, इसलिए यह जो देयरफॉर द इक्वेशन यहाँ छूट गया, इक्वेशन Therefore equation not applicable for all gaseous substance, इसीलिए यह जो समीकरण है सभी गैस के लिए लागू नहीं होगा। फिर वान डर वाल ने कहा ये तो लागू होना चाहिए, फिर कहा सच इक्वेशन, यह इक्वेशन, इस प्रकार के इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसियस सबस्टेंस, सभी गैस के लिए लागू होंगे। व्हेन, जब कांस्टेंट मस्ट बी एलिमिनेटेड टू गेट न्यू इक्वेशन, जब कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तब हमें नया इक्वेशन क्या होगा, प्राप्त होगा। वो आगे पढ़ाएंगे नया इक्वेशन, पहले यहाँ समझ, न्यू इक्वेशन प्राप्त होगा। वान डर वाल एक्सप्रेस्ड, फिर क्या व्याख्या किया, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के आयतन को, गैस के दाब को और गैस के तापमान को इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, रिस्पेक्टिवली किया, क्रमशः किया। यानी कि फिर समझिए यह जो इक्वेशन था वान डर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इस इक्वेशन का कारण था वान डर वाल को एक्सप्रेस करने का। अगर वान डर वाल का इक्वेशन सीधा लागू हो जाता P + A बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस V बराबर RT, तो वान डर वाल क्यों करता। वान डर वाल ने फिर लैब में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने के बाद वान डर वाल ने पाया कि यह केवल जो मेरा इक्वेशन था P + A बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस V इक्वल टू RT, केवल रियल गैस के लिए लागू होता है, यह सभी गैस के लिए लागू नहीं होता है। इसीलिए वान डर वाल ने इसमें कुछ परिवर्तन किए और जो परिवर्तन था केवल A और B को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया और प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में एक्सप्रेस किया, परिवर्तन किया और इस प्रकार अपना इक्वेशन नया दिया, जिसके कारण यह इक्वेशन सभी के लिए लागू हो गया। जल्द से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ तक उतार लिए, फिर उसके बाद इसका इक्वेशन है किस प्रकार है वो फिर पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा, जल्दी से कर लीजिए, कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। यही तक मिटाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक है ना कि वान डर वाल एक्सप्रेस किया, व्याख्या किया कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन द टर्म ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक, यह तो मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल हम लोग उतार चुके हैं। ठीक है, ठीक, अब देख लीजिए यही है। अब देखिए यहाँ पे VR इक्वल टू V बटा VC आ गया, TR इक्वल टू
टी आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी आ गया और पी आर इज इक्वल टू पी बटा पी सी आ गया। ठीक है, यहाँ टी आर, वी आर और पी आर यह तीनों रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम है। रिड्यूस मीन्स घटना। ठीक है, तो घटते क्रम में जो भी वॉल्यूम गया, टेम्परेचर गया, प्रेशर क्या, उसके बारे में सबसे पहले देखा है। तो यही देखा कि वी आर बराबर वी अपॉन वी सी, यानी कि टोटल वॉल्यूम मेरे पास वी है और इसमें वी सी से भाग दिया, यानी कि कितना वॉल्यूम रिड्यूस किया वह सबसे पहले कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ वी आर, टी आर और पी आर क्या है, रिड्यूस टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे लिख देंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हुई यार, जहाँ वी आर, टी आर और पी आर, यही ना, वी आर, टी आर और कॉमा देंगे पी आर, आर रिड्यूस वॉल्यूम, टेम्परेचर को इतना भी टी एम पी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद लिखे एंड प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इतना ना लिखिएगा इक्वेशन में तब पर भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हम बता दिए हैं कि वी आर, टी आर और पी आर है वह रिड्यूस वॉल्यूम, टेम्परेचर और क्या है, प्रेशर है। अब इसको हम न्यू फॉर्म एक दे देंगे। देखिए अब इसमें क्या कर दिए, गुना कर दीजिए, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो वी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इंटू वी सी, कोई दिक्कत, जैसे वी से इस वन में गुना कीजिए तो सीधा वी, और वी आर गुना वी सी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है। उसी प्रकार के कीजिएगा, सब में गुना कर दीजिए। v बराबर वी आर बी सी आ गया, t बराबर क्या आ जाएगा, टी आर टी सी आ जाएगा और p बराबर क्या आ जाएगा, पी आर पी सी। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ v t एंड p इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन एक हम पढ़े हैं, क्या पढ़े थे यहाँ, p प्लस ई बट्टा वी स्क्वायर आई इंटू वी माइनस बी बराबर क्या था, आर टी, यही ना था इक्वेशन फर्स्ट। देख लीजिएगा, वहाँ पे पढ़ा दिए थे, तो p प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, वहाँ इक्वेशन एक माने थे, तो उसी इक्वेशन में क्या रखेंगे, इसका मान डाल देंगे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख देते, p प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर आई इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब देखिए p का मान क्या आया, पी आर पी सी तरफ देंगे, p का मान पी आर पी सी प्लस ए बटा v का मान क्या है, वी आर बी सी, तो वी आर इंटू वी सी के क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद। अब देखिए क्या है, v इंटू बी, तो v का मान फिर क्या रखेंगे, वी आर वी सी माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, आर टी सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, अब कहिएगा सर जी अब इसमें का मान पहले ही सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तब देखिए काला पेन से पूरा क्या होगा, विजिबिलिटी नहीं रहेगी, इसीलिए क्या करते हैं हम ब्लू पेन का उपयोग करते हैं। अब देखिए पी आर पी सी तो लिखने में मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए आ बट्टा इसको ए इंटू बी, तो ए स्क्वायर, देखिए ए इंटू बी के अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो वही है। तो क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर इंटू वी सी स्क्वायर, यानी कि वी आर इंटू वी सी के क्या करेंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये माना जाएगा कि नहीं कि वी आर स्क्वायर इंटू वी सी स्क्वायर आएगा। तो वही इक्वेशन क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, अब रख दीजिएगा मान। ठीक है, अब रख दीजिए। देखिए अब वी आर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो वी आर स्क्वायर इंटू वी सी स्क्वायर। अब इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होंगे, वी सी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद, अब फिर लिखेंगे यहाँ पे वी आर वी सी, तो ठीक ही है, वी आर वी सी माइनस बी बराबर आर टी सी। अब देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं कि पीसी, वीसी और टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम है। तो सब का मान हम निकाल लिए थे। पीसी बराबर ए बटा 27 वी स्क्वायर
निकाले थे कि नहीं निकाले थे, सबको हम कैलकुलेट कर लिए थे रिलेशन बिटवीन वान डेर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट में। आपको मिल जाएगा वह लेक्चर 5 या 4 में होगा, ठीक है। पीसी और VC का मान 3B यह भी आया था मेरे पास, और देखिए TC का मान भी आया था 8A/27RB, यही ना आया था। यही तीनों इक्वेशन का मान क्या करेंगे, तीनों का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, इसमें रख देंगे। अब देखिए PC, VC और TC का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पे फिर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हो यार, यहाँ पे तो ऊपर ठीक ही है, यहाँ लिख देते हैं हो यार, जहाँ PC बराबर A/27B², ठीक है। VC बराबर लिख देंगे 3B और TC बराबर लिख देते हैं 8A/27RB, 8A/27RB, ठीक है। सब निकाल दिए इक्वेशन, इसको क्या मान लिए, पहले 2 इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन कितना मान लिए, इसको 2 मान लिए, 2 मान लिए। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ PC, VC एंड TC इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 2 है, ठीक है। इक्वेशन अब लिख देंगे यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ PC, VC and or TC in इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, सब का मान रख देंगे। यहाँ पे यही लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब एक लाइन में पटा सकते हैं या फिर यहाँ भी लिख सकते। अब PC, VC और TC का मान सरासर हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। PR आ गया मेरे पास, ठीक है। PC का मान क्या है, तो A/27B², क्या है, 27B², कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, B² आ गया। अब उसके बाद प्लस VR के मान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन VC का मान है, तो VR² और VC का मान 3 × B के होल स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिए। और फिर VR तो मान नहीं पता है, लेकिन VC का पता है, 3B लिखेंगे, तो फिर रखेंगे VR × 3B - B बराबर क्या आ जाएगा, R लिख सकते हैं। और TR और TC का मान कितना लिखेंगे, 8A/27R × B। अब यहाँ तक तो लिख लिया, ठीक है, यहाँ तक तो हम तो लिख लिए पूरा का पूरा। यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, जगह मेरे पास कम है, फिर क्या करेंगे, मिटाकर पढ़ाएंगे पूरा। अब यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लीजिएगा। यहाँ तक पुट द वैल्यू ऑफ PC सब का मान केवल रख दिया है, अब इसको केवल कैलकुलेट करना है। यहाँ तक तो उतार लिए होइएगा, ठीक है। अब मिटाते हैं फिर से, यहाँ तक सब का मान तुम दिए दिए है, स्क्रीनशॉट कर भी लिए होइएगा। अब देखिए यहाँ केवल इक्वेशन छोड़ देते हैं समझने के लिए। अब यही इक्वेशन है कि ना है, मेरे पास केवल यह बचा है। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, अब इसको देखिए पूरा PR लिख सकते हैं, A/27B², कोई दिक्कत नहीं, प्लस A/3B के होल स्क्वायर है, तो 3 × B के होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 × B² होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 9B² VR², ठीक है, ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए VR के जगह पर यहाँ पे 3B × VR लिख सकते हैं, 3B VR - B, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर लिखेंगे R TR 8A/27RB, ठीक। अब इस इक्वेशन में आपको कुछ क्या होगा, दिखता होगा, जो कॉमन क्वांटिटी है हमारे पास, क्या है, कॉमन क्वांटिटी। इसको तो मिटा सकते हैं, देख लीजिए, फिर से मिटा सकते हैं आसानी से, ठीक। अब कुछ कॉमन क्वांटिटी हमको लग रहा है, A/B² दोनों में है कि ना कॉमन, इसमें इस टर्म में देखिए तो A/B² दोनों में है कॉमन, तो वह तो कॉमन लिख सकता है, और इस टर्म में केवल B कॉमन है कि ना है, B कॉमन इसमें और इसमें A/B², तो कॉमन लेने में हमको कोई क्या दिक्कत नहीं होंगे। तो फिर हम क्या लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब फिर से देखिए, अब A/B² कॉमन ले लिए, B² है, तो बचा क्या, PR
27 बचा कि ना बचा, प्लस ए बटा क्या हो जाएगा 9 VR², यही ना बचेगा, ए नहीं होगा, ए को कॉमन ले लिया है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी में बी कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा 3VR-1 बराबर, अब लिख सकते ए आर टी आर 8/27 R/बी। अब देखियो कुछ आपको काटने वाले भी टॉपिक, जैसे यह गुना है, इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। उससे बढ़िया है कि इसमें ही क्या कर दे, इसका कहानी समाप्त करते। इस B² से यह दोनों तो कट जाएगा, इस B² से यह भी जब ही इस भाग में जाएगा तो क्या हुआ, यह दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाता तो B² खत्म। अब इस ए से इस ए को काटने में हमको कोई दिक्कत नहीं है और परेशानी भी नहीं है। अब एक और बचा हुआ है, इस आर से इस आर को क्या करते, काट देंगे, इस आर से इस आर को काट दिए, बचा क्या, बहुत कम बचाव, ठीक है। तो फिर लिखेंगे PR/27 प्लस, अब लिख सकते हैं 1/9 VR², या तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3VR-1 आ गया मेरे पास, -1 बराबर 8TR/27, यहाँ तक आया। अब इस 27 से क्या करेंगे, इस सब में गुना होगा, आप लोग भी जानते होगा, जब यह भाग में तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, इस सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो सीधा गुना करने पर PR। अब इस 27 से PR/27 और गुना 27 करेंगे तो 27 से 27 तो कट जाएगा, तो सीधा PR हम लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए अब इस 27 क्या गया, इसके ऊपर में गया, 27/9 VR², यही ना है, इसमें अगर गुना कर दिया 27 से तो 9 तिहाई कितना आया 27, तो 3/VR², कोई लिखने में कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3/VR² हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3/VR², 3/VR² हम आसानी से क्या करेंगे, लिख सकते हैं VR², ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें अब यह क्या आ जाएगा 3VR-1 बराबर लिखेंगे 8TR, 27 से तो गुना कर दिए सब में, तो यहाँ पे 27 बचेगा नहीं। अब देख लीजिए यहाँ तक तो इक्वेशन आ गया, तो PR + 3/V² इंटू 3VR-1 बराबर क्या आ गया 8TR, 8TR आ गया। अब इक्वेशन इसको कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे, इक्वेशन कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। और यही इक्वेशन वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट PR + 3/V² इंटू 3VR-1 बराबर 8TR, यह इक्वेशन क्या कहलाता, वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। यह इक्वेशन वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख लेंगे। दिस इक्वेशन is known as van der Waal equation of state, ठीक है। दिस इक्वेशन इसी में लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में नॉट एनी कांस्टेंट प्रेजेंट, इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट क्या है, उपस्थित नहीं है। दिस इक्वेशन इज परफेक्टली जनरली एंड डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट, लिख देंगे दिस इक्वेशन इज परफेक्टली जनरली and does not contain any constant, this is no, इसे लिख दिया any constant in this equation, इस इक्वेशन में if two term is known, यदि इस इक्वेशन में 2 टर्म का मान याद रहेगा तो तीसरा का टर्म आसानी से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, वो सब लिख देते हैं। if यदि 2 component is known, then third component is calculate, then third component is also calculate,
तीसरा कंपोनेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जब ये देखिए इसमें अगर इफ टू कंपोनेंट आर नोन, जब हमको दो कंपोनेंट अगर याद रहेगा या दोनों निकला रहेगा तो क्या तीसरा अगर वीआर और पीआर का मान किसी इक्वेशन में एग्जाम्पल में दिया रहेगा तो क्या कहेगा टीआर का मान निकालने के लिए तो नहीं निकाल सकते। वही है कि इफ यदि टू कंपोनेंट आर नोन, जब दो कंपोनेंट दो अवयव हमारे पास क्या होंगे नोन होंगे जाने होंगे, तो थर्ड कंपोनेंट ऑल्सो कैलकुलेट, तो थर्ड कंपोनेंट को आसानी से हम क्या कर सकते कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस टू कंपोनेंट आर इन करस्पॉन्डिंग स्टेट, तो यही दो जो कंपोनेंट अवयव है वह करस्पॉन्डिंग स्टेट में क्रमागत क्या अवस्था में है। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। वही लिखना केवल है, यहाँ से थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से टर्न यहाँ पर लिख देते हैं दिस टू कंपोनेंट आर इन corresponding state, so this is known as law of corresponding state, law of corresponding state। अब जब हम यहाँ तक पूरा लिख देंगे तो हमें पूरा की पूरा नंबर जो क्या करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिलेंगे। ये तो नहीं है, ये तो पूरा हो चुका है। देखिए अब क्या कर रहा है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द वांडर वाल रिड्यूस लिखना चाहिए, इक्वेशन नहीं है, वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज दिस इक्वेशन, यह समीकरण नोन एज कहलाता है वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। इन दिस इक्वेशन नॉट एनी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट, कांस्टेंट कोई जो नियत जो मान है वह उपस्थित नहीं, सब वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। दिस इज परफेक्टली जनरली एंड डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट, यह परफेक्टली जनरली कोई कांस्टेंट नहीं रखता है, पूर्णतः कोई कांस्टेंट नहीं रखता है। इफ यदि टू कंपोनेंट आर नोन, जब दो अवयव हमें प्राप्त होंगे, देन थर्ड कंपोनेंट इज आल्सो कैलकुलेट, तब हम तीसरे अवयव को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह दिस टू कंपोनेंट, तो यही जो दो कंपोनेंट है आर इन करस्पॉन्डिंग स्टेट, क्रमागत अवस्था में है। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। पूरा का पूरा हम समझ गए कि क्या है करस्पॉन्डिंग स्टेट। यहाँ तक पूरा इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं कि शुरू से कि किस प्रकार हम इसे डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको समझाया और थ्योरी के साथ पूरी कंसेप्ट दिया जाएगा, यहाँ पे कोई निगेटिव इंटरटेनमेंट नहीं। हाँ, जो मोटिवेशन जो पॉइंट है वो आपको दिया जाएगा ताकि आप पढ़ाई के प्रति मोटिवेट रहे, एक्टिव रहे। यहाँ तक तो स्क्रीनशॉट आप कर लिए होइएगा। अब समझिए पूरा कि वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था, और किसी भी व्यक्ति को हम किस प्रकार बता सकते हैं कि वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट को हम कैसे समझ सकते हैं। वांडर वाल ने एक इक्वेशन दिया था, हम लोग भी जानते हैं कि वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट P प्लस ए बटा V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज नोन एज द वांडर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द रियल गैस बट डज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑल गैसेस स्टेट। वांडर वाल सुझाव दिया, दिस our concept, our equation not applicable for all gaseous substance, so it is badly या क्या दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरा इक्वेशन सभी के लिए नहीं लागू हुआ। फिर वांडर वाल ने लैब में जाकर क्या क्या परीक्षण किया, उसके बारे में सोचा, एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ अगर हम सुधारते हैं तो मेरा इक्वेशन शायद सबके लिए लागू हो सकता है। फिर वांडर वाल जाकर लैब में क्या किया, आपने दो कांस्टेंट नियत मान को ए और
और बी को। ए को तो वहां पढ़ा दिए थे, ए प्रेशर कांस्टेंट और बी वॉल्यूम कांस्टेंट। यह दोनों कांस्टेंट टर्म को वान डेर वाल ने एलिमिनेट कर दिया। क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। और गैस के आयतन को, गैस के द्रव्यमान को, गैस के प्रेशर को, गैस के तापमान को और गैस के आयतन को एक न्यू एक्सप्रेस्ड किया। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में जब उन्होंने एक्सप्रेस्ड कर क्रमशः एक्सप्रेस्ड किया तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इक्वेशन सबके लिए अब लागू हो रहा है। तब जब लागू हुआ तो वह कैलकुलेट भी किया। तो कैलकुलेट करने के बाद वहां तक पहुंचा, उसका अंतिम जो परिणाम था PR + 3/VR² इंटू 3VR-1 इज इक्वल टू 8TR। यह इक्वेशन थर्ड था और यही इक्वेशन सभी गैस के लिए क्या हुआ? अप्लीकेबल हो गया। तो इसी को वान डेर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। इस इक्वेशन में अगर दो कंपोनेंट मालूम होंगे तो तीसरे कंपोनेंट क्या हो गया? अवश्य मालूम। जैसे कि आप ही समझिए, आपके ही अगर 3 दोस्त है, 2 दोस्त का क्या है? नाम और पता मालूम है, तो तीसरा का आसानी से पता लग जाएगा। या फिर वह दूसरे को पता होगा। अगर उन दोनों को दोस्त को आपको पता नहीं होगा तो वह दोनों किसी अपने दोस्त से पता करेंगे और तब उसका नंबर आपको देंगे। उसी प्रकार है, जब ये 2 कंपोनेंट हमारे पास नोन है तो अननोन तो आसानी से मिल जाएंगे। अननोन की खोजने की आवश्यकता होगी, थोड़ी परेशानी तो हुई लेकिन हो गए। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे, हमारे पास यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम ऑनर्स तक का न्यूमेरिकल करा सकते हैं। यह फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। कोई मास्टर 11th और 12th नहीं करा सकता है, लेकिन हम ऑनर्स तक का क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। और जब ये मेरा यूनिट खत्म हो गया, हम तुरंत आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला अभी तक पढ़ाए हैं उस सब पर आपको क्या होंगे? न्यूमेरिकल, फुल्ली न्यूमेरिकल। आप जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ऑनर्स में क्या आपको सबसे पहले याद कर क्या होती है? कॉपी पर लिखनी पड़ती है। अगर आप कॉपी पर तुरंत लिखते हैं और क्या करते हैं और बहुत कम समय लेते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत कम ही देर लगेंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को डील कर निकल सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन अगर आप मेहनत कीजिएगा, तब बिना मेहनत को आपको क्या होगी? हर एक ऊंचाइयों पर जाना आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता होगी। और ऊपर जब भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाइएगा तो बहुत से जो लोग होंगे आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आगे मत जाओ, आगे ये है, आगे वो सब कुछ नहीं होता। केवल आप अपनी एम की ओर जाइए, अपनी थीम की ओर जाइए, अपनी सोच की ओर जाइए। पीछे क्या चल रहा है उससे कोई भी मैजिक वूजिक के बारे में मत देखिए। पीछे क्या चल रहा है हमारे पास, जिसके बारे में हम क्या देखेंगे? पीछे तो बहुत सी चीज है जो क्या होंगे? हमको डिमोटिवेट भी करेंगे। जो मैजिक है, जादूगर है, ये सब क्या करेंगे? डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, केवल और केवल विचारधारा। अगर विचारधारा में अगर अच्छा रहा तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त करेंगे और वो अच्छा मार्क्स किसी इंस्टीट्यूट में मिलेगा और सब इंस्टीट्यूट दे सकते हैं। सब मास्टर के पास, सब टीचर के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अच्छे पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो कुछ लोग तो जरूर होते हैं जो समाज में असामाजिक तत्व, आप लोग भी जानते होइएगा, जो क्या होते हैं केवल गलत इंटरटेनमेंट करते हैं और आपसे केवल पैसा कमा कर अपना काम निकालते हैं। और अगर आप एग्जाम में बैठते हैं उस समय, तब आपको पता चलता है कि हम कहाँ पढ़े थे और कहाँ पे हम क्या कर गए, फंस गए। आप कहाँ जहीं भी पढ़, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए। मैं आपको क्या करूँगा? कंग्रेचुलेशन देता हूं, बधाई देता हूं कि आपको जहां समझ में आए वहीं पढ़िए। आपके लिए वही बेस्ट टीचर है और आपके लिए वही बेस्ट मेथड भी है। क्योंकि जहां हमें समझ में आएगी तहीं तो हम पढ़ेंगे। जहां हमें समझ में नहीं आएगा वहां हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? लेकिन जहां हमें समझ में आए, जहां टीचर अच्छे हो, गुणवत्ता के साथ पढ़ाई हो, वहां आप समझिए, वहां पढ़िए। और आगे यह भी बताते हैं कि इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा वह सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल कांस्टेंट A and B, और उसके बाद लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, और उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के क्या होंगे? लेक्चर होंगे। तो वो सब लेक्चर आगे आएंगे। यह तो पहले पूरा समझ में गए होइएगा कि ए और बी को क्या मान लिया? केवल कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया और बाकी वो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस को एक्सप्रेस कर दिया। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम में इक्वेशन हमको क्या आ गया? प्राप्त हो गया। अगर इस प्रकार हम पूरा इक्वेशन को डील कर आसानी से पूरे अपनी कॉपी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो यूनिवर्सिटी में हम ये वादा करते हैं आप जरूर टॉप बनिएगा। और टॉप बनने के बाद अगर यूनिवर्सिटी में आप टॉप करते हैं तो आपको राज्यपाल के द्वारा, हमारे गवर्नर के द्वारा आपको क्या मिलेंगे? पुरस्कार किए जाएंगे। पुरस्कार अगर आप गवर्नर से लेते हैं, जो क्या होते हैं हमारे राज्य के एक राजा होते हैं, अगर वह गवर्नर हमें पुरस्कार दे, मेरे बच्चों को पुरस्कार दे, तो हमें कितनी खुशी होगी और आपको कितनी खुशी होगी कि हमने बिना रुपया केवल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से इतना पढ़ा। जहां
किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं इतना पढ़ाया जाता। अगर ऑफलाइन अभी आप पढ़ते हैं तो आपके लिए इतना जो होंगे ना व्यवस्था के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। वहाँ केवल कॉपी दे दिए जाएंगे, उसे आप छाप लीजिएगा, घर जाकर उसको मोहर बना लीजिएगा, एगो बढ़िया कॉपी में सुंदर से लिख लीजिएगा और वही केवल चोरी चमारी कीजिएगा। अगर नहीं पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा। लेकिन जब समझिएगा, इंस्टीट्यूट में आइएगा, एक बढ़िया कॉपी आप नहीं पता हो तो आप दूसरे से पता करते रहिए कि कहीं कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी के द्वारा तैयारी करवाई जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के, किताब पर प्राप्त कर सकते हैं। किसे आप टेलीग्राम पर हमें पा सकते हैं। आप कुछ ही दिनों में आप हमें फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। आज ही शाम में कहीं हो सकता है तो फेसबुक पर भी हम क्या आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं और आप हमें देख सकते हैं कि हम किस प्रकार क्या करते हैं लाइव में। लाइव और ये क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप मेरे सामने नहीं है, लेकिन लाइव में क्या आप मेरे वक्ता को जब मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझते हैं और उसका क्या करते हैं रिप्लाई। और इसमें भी आप रिप्लाई दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। कॉमेंट बॉक्स आपके लिए हर एक सुविधा क्या दी गई है, यूट्यूब के द्वारा दी गई है। हम क्या दे, यूट्यूब आपको तुरंत ही दे देती है। और आप जितना ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरा चैनल उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध होगा और आपके लिए हर एक नई से नई मेथड लाएंगे, हर एक नई से नए टीचर लाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। मैं ये जो एकेडमी का नाम रखा हूँ वह केवल पार्टिकुलरली जो क्या हूँ एक टीचर के लिए नहीं है, यह इसमें हर एक विषय की तैयारी होगी। मैं किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करता हूँ, मैं सबसे अलग रहता हूँ, सबसे अलग मेरी सोच है, मेरी विचारधारा है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा इंस्टीट्यूट है, हमारे टीचर है, हमारे बच्चे भी सबसे अलग होंगे। किसी से हमको कंपैरिजन करना ही नहीं कि फलना इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा, फलना क्या पढ़ा रहा है, फलने टीचर क्या, हमें किसी से कंपैरिजन ही नहीं करना। बस केवल हमारी अपनी सोच को देखना। पहले हम बता दिए कि आपके पीछे क्या चल रहा है। पीछे तो बहुत चीज है जिसे आप देख भी सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप बूढ़े होइएगा ना, जब जॉब नहीं लगेंगे तो वही क्या होगा, एंटरटेनमेंट निकलते रहते, बाल बच्चे होंगे। कुछ दिन में माता पिता का जब प्रेशर पड़ता है और जब आपको कमाने पड़ेंगे ना, तब आपको बुझाएगा कि दुनिया में कितनी क्या है कठिनाइयाँ हैं। उस कठिनाइयों में आप नहीं रह पाइएगा, क्योंकि जो बच्चा BSc पढ़ लिया और उसके बाद जब हुआ किसी लेबर की तरह काम करता हो तो वह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप मेहनत कीजिए, आप जिस सब्जेक्ट में हो, जिस लाइन में है, आप उसी में मेहनत कीजिए, आप उसी में आप अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचिएगा, ये मेरा वादा है। आप जिस भी लाइन में हो, चाहे जो लाइन हो आपके लिए, वही लाइन में क्या हो, आप उसमें मेहनत कीजिए। आज के क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होंगे, मेरे चैनल प्रसिद्ध होंगे। और जब ये प्रसिद्ध होंगे तो आपके सामने हर एक नई से नई क्या लाएंगे, विधि लाएंगे, और वह विधि आपके लिए क्या होगा, उपयोगी होगा। और उपयोगी होकर आप क्या कीजिएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिएगा दोस्तों। और मेरी जो कंसेप्ट है वह सबसे अलग है, मेरा विचारधारा सबसे अलग है। किसी से मेरा कंपैरिजन नहीं, किसी से मेरा दोस्ती नहीं, मैं सबसे अलग सोचता हूँ, सबसे अलग करता हूँ, सबसे अलग मैं रहता भी हूँ। मेरे हर एक टीचर का यही जब मैं एडवाइस देता हूँ, जो हर एक टीचर अभी तो नहीं आया, कहिएगा सर सब दिन आप टीचर के बारे में बोलते आते नहीं, वो आएंगे। यह लॉकडाउन के कारण नहीं है, लेकिन कुछ लॉकडाउन जब ये तुरंत खुलेंगे उसके बाद तुरंत हमारे पास जो टीचर होंगे रिलीज होंगे। और जो भी मैंने अबाउट में लिखा है, आप मेरे चैनल के अबाउट में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, वो सब आपको क्या करने मिल जाएंगे। और आपके लिए क्या है, मोटिवेशनल कोट्स है। दोस्तों के दरमियाँ दोस्तों के दरमना, मेरी दोस्ती है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम हो या खुशी है मेरी जिंदगी है तू। दोस्तों आप लोगों ने ही मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाया, कुछ ही दिनों में आपने हमारे चैनल को अच्छा से अच्छा क्या दिया, एक मोटिवेशन दिया। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सबसे सर्च इंजन में पहली बार आने वाला ये क्या है चैनल। आप जब भी राजवती एकेडमी यूट्यूब पर मारिए, गूगल पर मारिए, तुरंत आपको मिलेगी। क्योंकि क्या है, बहुत कम दिनों में आपने बहुत सारे प्यार दिए, बहुत से लोगों का आपके लिए क्या क्या डेवलप किया कि राजवती एकेडमी वाल्मीकि कुमार यादव के द्वारा क्या क्या चलाया जा रहा, जिसमें अच्छे से अच्छे क्या होंगे गाइडेंस दिए जाएंगे, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट दिए जाएंगे। यह नहीं कि गलत इंटरटेनमेंट, गलत भाषा, यह सब मेरे इंस्टीट्यूट में कभी चल ही नहीं सकता हो। चाहे कोई भी टीचर हो, आपके लिए अच्छे सोचेंगे और आपके लिए अच्छे मनाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर कीजिएगा। और आप लोग तो क्या है, मेरे सामने तो नहीं ना, लेकिन मेरे दिल में है, इसीलिए आपके लिए एक और से लोगन है।
स्लोगन से वह देखिए, पढ़िए सबसे पहले, जीवन में समस्या तो हर एक दिन नई खड़ी है और जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। आपकी सोच अगर अच्छी होंगे तो जीवन में हर एक दिन समस्या, पहले हम बता दें कि पीछे क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं देखना, केवल आपके व्यू को देखना है, आपकी जो एम क्या है, किस तरफ आप जा रहे हैं उसको देखिए इसमें। और एक बार और बोलने की, जीवन में समस्या हर एक दिन नई खड़ी है और जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। आपकी सोच जितना बड़े होंगे आप उतना बड़े क्या होंगे, बनते जाइएगा। आपके पीछे कितना भी रेसिस्टेंस हो, कितना भी प्रतिरोध हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ सकता। केवल आप अपने सोच को डेवलप कीजिएगा। सोच को तो एक बार डेवलप करके देखिए, आपको समस्या क्या होंगे सब डील हो जाएंगे। 5 मिनट में आपकी समस्या हट सकती है। टांग खींचने वाले और क्या होते हैं, कुछ रोकने वाले प्रतिरोध है। जैसे करंट इस तार में जाएगा तो कुछ जो ऐसे भी कण होंगे जो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे। लेकिन भगवान क्या करते, सबको देखते हैं, ऊपर से बारिश करवा दिए, वह क्या होगा, धूल ही हट गया, कंडक्टर की तरह कार्य करना चालू। इसीलिए जब आप बढ़िएगा तो भगवान भी आपको क्या करेंगे, सहायता करेंगे। कोई भी रेसिस्टेंस होगा वह सब हट जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगला लेक्चर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरवल कांस्टेंट ए एंड बी, और उसके बाद पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का लेक्चर। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक ज्यादा करवाइए, सब्सक्राइब जितना ज्यादा करवाइएगा उतना ज्यादा फैलेगा, और वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।